हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक हम लोग का है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम लोग का देयर इज सर्टेनली सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड विद की प्रोजेक्ट की जो कैटेगरीज में होती है कि जैसे अगर प्रोजेक्ट होगा टाइम रिलेटेड रिस्क, रिसोर्स रिलेटेड रिस्क, और देयर आर मैनी रिस्क लाइक दैट कि आप कोई चीज़ मैनेज कर रहे हैं, डिमांड्स, उस कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में है या उसकी सडन डिमांड में कोई डिक्रीमेंट आ जाए। तो मार्केट में बहुत तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग का जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस में या उससे सॉफ्टवेयर से हम लोग का रिस्क कैसे कैसे रिस्क होते हैं, और उसमें क्या रिस्क होने से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, एंड हाउ कैन वी एलिमिनेट ऑल दीज रिस्क। तो रिस्क होता है, सपोज आप कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और आपने जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया या जिस चीज़ को आप कंसर्न ध्यान में रख के बना रहे हैं, उसके डेवलपमेंट होते होते कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो उससे बहुत बेटर हो, तो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ होता है कि यूजर्स की चॉइस होती है। सपोज मान लीजिए अभी कोई चीज थी, बहुत क्रेज में थी, आपने उसका प्रोडक्शन किया, और एट द फाइनल टाइम व्हेन द प्रोडक्ट गेट फाइनलाइज्ड, ऐसा हुआ कि आपका प्रोडक्ट जो था वो यूजर के नई रिक्वायरमेंट से या इंटरेस्ट से मैच नहीं करे, या कुछ एम्प्लॉयज हो जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपने जिन लोगों के साथ टीम स्टार्टिंग में डेवलप की थी और जो आप लोग की टीम लेकर के आपने प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, हो सकता है कुछ समय बाद कुछ लोग उस प्रोजेक्ट को छोड़ दें और आपका प्रोजेक्ट का तब शेड्यूल से अपने पीछे चला जाए, या तो फिर प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ हो जाए कि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए कि इस प्रॉब्लम को आपने सोचा था कि ये इजिली हैंडल हो जाएगी, या जिस प्रॉब्लम को आपने सोचा ही नहीं था वो प्रॉब्लम आए, और आप उन प्रॉब्लम्स को करने सॉल्व करने में आपने सोचा था वो 2-3 दिन में हो जाएगी, उसके बजाय अगर वो आपकी प्रॉब्लम 2-3 दिन के बजाय 8 से 10 दिन तक एक्सपेंड हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका जो सारा शेड्यूल होगा वो आपका गलत हो जाएगा। और इसके साथ अगर आपकी मान लीजिए सडन किसी कंपनी में किसी ड्यू टू सम रीजंस आपका ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाए, तो भी उस प्रोजेक्ट का डेडलाइन सारी प्रॉब्लम मिस हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर में भी आपकी ये सारी अनसर्टेनिटीज रहती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग स्विच करते रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ही मेन हमारा उसमें रिसोर्स है, वो शिफ्ट हो सकता है। हमारे पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो और जो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले। उसके साथ हम लोग तो इन सब रिस्क को हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? Risk analysis and management are action that help a software development team to understand and manage uncertainty। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी अनसर्टेन हैं, उस चीजों को एंड एक्शंस को सॉफ्टवेयर टीम हमारी क्या करती है, एनालाइज करती है। और एनालाइज करने से पहले जरूरी होता है कि हम उनको पहले ही हैंडल कर लें। अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा। जैसे प्रॉब्लम्स हमारी दो तरह की होती है कि अगर कोई चीज हमारे पास प्रॉब्लम आने वाली, जब वो प्रॉब्लम आपके पास आ चुकी है, देन यू आर हैंडलिंग इट, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपका प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब आप इसमें आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपको गलतियां थी, आपने पहले से एस्टिमेट नहीं लिया। अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पास आने वाली थी, आपने उसको पहले ही एसेस कर लिया, तो ये आपको कहा जाएगा कि आप इंटेलिजेंट हैं और आपने अपनी प्रॉब्लम को पहले ही एनालाइज करके एनालिसिस कर लिया what kind of problem could occur in near future. Then you may take more action and preventive options, preventive idea steps to resolve the issue। लेकिन अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं कि आपके सामने जब प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी तब करते प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, तो वो अप्रोच भी है, लेकिन वो अप्रोच उतना सक्सेसफुल नहीं है। इट इज बेटर टू assess and analyze the possible risk and take the required step। तो हम जो भी रिक्वायर्ड स्टेप हो उसको पहले ले लें। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आपकी होती हैं कि अचानक से आके many problem can plague a software project, and regardless of the outcome it really good idea to identify the risk and access probability of occurrence। वही चीज कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम को पहले ही एक्सेस करना, और वो कितनी सीवियर है, आप बहुत पहले एक्सेस करने में कई बार आप लोग कुछ प्रॉब्लम में चूक भी हो जाती है। जैसे Y2K प्रॉब्लम थी, तो Y2K प्रॉब्लम में सबने सोचा कि लोगों ने पहले ही एनालाइज कर लिया था
दिस कुड क्रिएट अ हजार्ड कि हमारा इसमें क्या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जो आपका अगर ईयर वाले 9 हमने अभी तक 2 डिजिट में ईयर को रिप्रेजेंट किया, ईयर 2000 के बाद जब हमें 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो जितनी भी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज हैं, एयरप्लेन एयरप्लेन ई कॉमर्स साइट्स और ये सारे हॉस्पिटल वगैरह, सब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लोगों ने उसको ओवर एक्सपेक्ट कर लिया, सबने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और उन सबको खर्च करने के बावजूद उस प्रॉब्लम वो एक्चुअली उतनी सीवियर कोई रिजल्ट सामने आया नहीं। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा डेवलप करने के बाद Y2 के प्रॉब्लम उतनी सीवियर थी नहीं जितना उसको एनालाइज किया गया। तो वहां पे भी हमने रिस्क मैनेजमेंट किया था और हमने देखा था कि क्या ये रिस्क आ सकती है, और उसकी सीवियरिटी को सोचते हुए उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। पर एक्चुअल में वो प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि सबने प्रिवेंटिव स्टेप ले लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ने, तो हमारी वो चीजें अवॉइड हो गई। तो हमारी रिस्क स्ट्रेटजीज को कहा जाए तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होता है रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी और एक होती है हमारी प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी। तो मैंने इसमें जो बोला रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी आपकी ये होती है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है एंड यू हैव फेस्ड द प्रॉब्लम, यू आर इनटू द प्रॉब्लम एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट वी शैल सी वॉट एवर कम इन आवर पाथ। तो इस अप्रोच को कह सकते हैं कि हमारा रिस्क स्ट्रेटजी है, ये रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हम लोग रिस्क के आने के बाद हम लोग कोई स्टेप लेते हैं। बट एक प्रोएक्टिव होता है कि जो प्रीवियस पहले से ही एक्टिव हो, जो हमारा क्या करता हो, हमारे रिस्क को पहले ही एनालाइज कर दे। रिएक्ट बता दूं तो रिस्क स्ट्रेटजी को कई बार इसको हम लोग कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इस वाले अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग में क्या रिस्क आ सकते हैं जो एक्चुअल में रिस्क आने के बाद स्टार्ट होता है, और प्रोएक्टिव में क्या होता है आपका रिस्क को आने के पहले ही एक्सेस कर लिया। जैसे सुनामी आती है आपके यहाँ, तो सुनामी आने वाली है, अब सुनामी आने के बाद भी प्रिवेंटिव स्टेप होंगे, लोगों को बचाइए पानी आ चुका है, लेकिन दैट वुड नॉट बी वेरी एफिशिएंट अप्रोच, और कह सकते हैं फ्रूटफुल, बिकॉज नॉट फ्रूटफुल बिकॉज पानी तो स्पीड जाएगा और सब कुछ हट जाएगा। तो बेटर होता है कि हम लोगों को पहले ही उस जगह से डिसलोकेट कर दें कि लोगों को वहां से हम लोग कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी होता है, प्रॉब्लम में आने के बाद सारी चीजें हैंग हो जाएंगी, और आप प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, जब आप कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यू कांट टेक सच काइंड ऑफ रिस्क एंड सर्टेनली इट इज बेटर टू टेक प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, प्रोएक्टिव में होगा कि इसमें आप लोग पोटेंशियल रिस्क आर आइडेंटिफाइड, देयर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट आर एक्सेस्ड एंड रैंक बाय इंपॉर्टेंस। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती है, तो हम इसको नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच लेके चलिए। हम अपने प्रॉब्लम को देखेंगे और उस प्रॉब्लम की कितनी सीवियर हो सकती हैं, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसको एनालाइज करेंगे। और उसको एनालाइज करने के बाद हम उनमें से जो सबसे हमारी सीवियर प्रोबेबिलिटी रिस्क फैक्टर होगा या रिस्क कंडीशन होगी, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट को इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से स्टेप लेते हैं तो हमको 2 एडवांटेज मिलते हैं, हमारे पास टाइम मिलता है और हमारे पास कंडीशन उतनी वर्स नहीं होती है। डेफिनेटली अगर हम पहले ले लेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, कि अगर आपको कोई चीज बीमारी हो गई उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराएं, इट्स बेटर टू टेक एनुअल हेल्थ चेकअप एंड आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द पॉसिबल डिजीज दैट कुड अकर इन आवर बॉडी। तो हम उसमें क्या होगा, हम अपने खाने को, लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो वो आपके लिए भले ही आपको एनुअल, इसमें आपको थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा एनुअल हेल्थ चेकअप कराने में, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग रन में आपके लिए सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिस्क में क्या क्या चीजें हैं। तो सॉफ्टवेयर रिस्क से क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिस्क में हम लोग की 4 फैक्टर्स में हम लोग जज करते हैं कि रिस्क का, पहली बात तो टाइप कैसा है। तो रिस्क किस टाइप का है, मतलब अभी मैं टाइप ऑफ रिस्क आपको बताऊंगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं और वो किन कंपोनेंट्स को इफेक्ट करेगा। व्हाट टाइप्स ऑफ रिस्क में बताऊंगा, बिजनेस रिस्क, टेक्निकल रिस्क, आपका रिसोर्स रिलेटेड रिस्क, प्रोजेक्ट प्लानिंग रिलेटेड रिस्क। तो अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क हैं कि किस तरह का रिस्क है, पहली बात तो इसको कैटेगराइज किया जाएगा। फिर वो किन कंपोनेंट्स को अफेक्ट करेगा और उसका हमारे सॉफ्टवेयर पे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट कितने बड़े, कितने लोगों पे पड़ेगा एंड इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो रिस्क को हम लोग जब मेजर करते हैं, तो रिस्क को हम लोग प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम लोग 4 कैटेगरीज में देखते हैं, टाइप ऑफ रिस्क, कंपोनेंट, इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें रिस्क को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, वो कौन सी क्वालिटी का है, कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है होने की, और उससे कितना लॉस होने वाला है। तो हम अपने रिस्क को इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे
कि हमारे पास कितने रिस्क हैं, उनमें क्या कितना इफेक्ट, उनका इफेक्ट कैसा होगा। तो इसमें हम लोग प्रिवेंटिव ले रहे हैं ना, तो पहले से हम अपने बहुत सारी, हमने काफी चीजें सोच के रखेंगे, बहुत से पॉसिबल रिस्क हमको दिखाई देंगे, तो हम सारे रिस्क में से किसको पहले फोकस करें, किस पे टारगेट करें, इसलिए हमको इन पैरामीटर्स पे चेक करना होगा हर रिस्क को, कि हमारे पास इतने रिस्क हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट रिस्क कौन सा है, और हमको इसमें किस ऑर्डर में हम इनको डील करेंगे। फिर अब हम, उसमें मैंने पॉइंट बोला था टाइप ऑफ रिस्क। तो टाइप ऑफ रिस्क में क्या होता है, आपके टाइप ऑफ रिस्क हैं प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, बिजनेस रिस्क, नोन रिस्क, प्रेडिक्टेबल रिस्क एंड अनप्रेडिक्टेबल रिस्क। तो रिस्क में भी आपकी कई कई तरह के रिस्क हैं, कैटेगरी टाइप ऑफ रिस्क हैं ये। अब इसमें देखिए प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क क्या होता है। प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क होता है कि आपका, जिससे आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल या प्रोजेक्ट का कॉस्ट बिगड़ जाए, वो ऐसे रिस्क दैट कुड डिस्टर्ब द डिफाइंड और डिसाइडेड प्रोजेक्ट शेड्यूल और डिसाइडेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऐसे फैक्टर्स आपके क्या हो सकते हैं कि आपका किसी आदमी का पर्सनल शेड्यूल भी परफॉर्म कर सकता है। उसमें सपोज आपके प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंस होता है, प्रोजेक्ट आपके फंड से ही चलते हैं, अगर उसमें से कोई फाइनेंसर ने उसमें प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट छोड़ दिया, या उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, या जिस कंपनी ने आपको दिया था उस कंपनी में के शेयर डाउन है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज, प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो हो सकता है आपने जो शेड्यूल बनाया था, जो कॉस्ट बनाया था, वो अचानक से बढ़नी शुरू हो जाए। और डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी, अगर किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिसीजन कंडीशन है, वो कंडीशन है, तो आपके लिए वहां पर आपको एनालाइज करने में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें, और आपको किसी का पर्सनल शेड्यूल हो सकता है, जिन एम्प्लॉयज को लेकर के आपने आप शेड्यूल बनाया, वो अपने कुछ पर्सनल रीजन से वो अपना क्या हो जाए, वो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिहेव ना करें, तो भी आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और आपका, तो जैसे किसी भी चीजों में, कोरोना आपका एपेडेमिक हो गई, या ऐसी कोई चीज हो गई, या जो कंपनी से फंड आना बंद हो गया, या प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, या प्रोजेक्ट में बहुत अनसर्टेनिटी ऑप्शन है, तो आपका एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, शेड्यूल से आगे चले जाते हैं। अब वो आपका हो गया प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क। अब सेकंड कैटेगरी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो हम लोग की है टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क में हम लोग का ये होता है कि आप जो चीजें डिजाइन कर रहे हैं, उस चीजों को चीजों को अगर आप नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू प्रिडिक्ट दैट हाउ मच टाइम अ डेफिनेट मॉड्यूल और सेगमेंट विल टेक। वो उसमें अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे गेस करते हैं, पर उसके अंदर आपका कुछ सर्टेन चीजों को मोस्टली इंटरफेस बनाने में, उसके मेंटेनेंस प्रॉब्लम या डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है टेक्निकलिटी की वजह से। तो उसमें आप लोग श्योर शॉट नहीं बोल सकते इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जहां इनोवेटिव पार्ट आएगा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो गया, तो टेक्निकल रिस्क अकर व्हेन इट इज हार्डर टू सॉल्व देन यू थॉट इट वुड बी। आप किसी चीज को एनालाइज करने में अगर आपकी गलती हो गई, आप सोच रहे थे इतने दिन में बन जाएगा, लेकिन वो पार्ट कंफ्यूजन हो गया, उसमें कुछ एरर ज्यादा आने लगे, या आपने एक प्रॉब्लम सोची नहीं, तो इस तरह के प्रॉब्लम टेक्निकल रिस्क तो हमेशा हमेशा ही एसोसिएटेड रहेंगे। तो इसके अंदर आप लोग टेक्निकल रिस्क भी है कि जो आपने सोचा वो बन नहीं पाया, जो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग रिसोर्स था, जो स्टेक होल्डर ने आपको प्रोडक्ट दिया, या जिस टीम के साथ आप काम करना चाहते थे उसका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए। अब ये तो आप टेक्निकल हो गया, रिस्क हो गया, और आपका उसके पहले आपने पढ़ा था प्रोजेक्ट प्लान रिलेटेड रिस्क। अब थर्ड टाइप ऑफ रिस्क है आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में आपके ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मार्केट रिस्क, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो अब कोई उसको नहीं चाहता, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बट नो बडी वॉन्ट्स दैट प्रोडक्ट। तो जैसे अब आपके मान लीजिए कि आप, नोकिया जैसे कंपनी ही थी, उसने अपने सॉफ्टवेयर बनाया, विंडो ने अपना बनाया विंडो 8, जो उसने बनाया विंडो 8, उसने मोबाइल के हिसाब से सब कुछ दिया, उन्होंने अपने उनका प्रोजेक्ट रन भी कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, बट सडनली पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। उनका लुक एंड फील बेटर था, विंडो 8 में ऐसा कुछ नहीं था कि आपके प्रोजेक्ट में उनको, तो आपका वो प्रोडक्ट अगर मान लीजिए बन रहा था, तो बीच में भी आपका मार्केट रिलेटेड रिस्क है कि मार्केट में अगर आपके पैरेलल कोई आपसे बेटर या अच्छा कोई चीज आ जाएगी, तो ये कम्पिटिटिव मार्केट होने की वजह से सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट वो मार्केट दूसरे कंपटीटर के सामने हो सकता है एकदम इरेलीवेंट हो जाए। फिर स्ट्रेटजी रिलेटेड, तो आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया और वो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठता, जैसे ऐसा कमर्शियली भी होता है। जैसे कि कुछ गाड़ियां बजाज अपनी स्कूटर बनाती थी,
उनको अचानक से लगा कि उनको हमारे स्कूटर के आगे डिमांड कम होने वाली है, बाइक्स बहुत सस्ती हो चुकी हैं, बहुत कंफर्टेबल हो चुकी हैं, स्कूटर आपका माइलेज नहीं दे पा रहा है, स्कूटर पे आप लोग छोटे पहिए हैं, जर्क ज्यादा लग रहा है, तो उनको लगा कि शायद स्कूटर का मार्केट खत्म होने वाला है। तो उनका स्ट्रेटजी को उस रिस्क को उन्होंने एनालाइज किया कि हमारा स्कूटर जो है वो शायद नियर फ्यूचर में हमें ज्यादा सेल नहीं होगी और सेल गिरती चली जाएगी, तो इट्स बेटर टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द स्कूटर इंस्टेड। तो उन्होंने अपने स्कूटर के प्रोडक्शन को रोक दिया, बट एट द सेम टाइम द होंडा कंपनी लॉन्च्ड एक्टिवा एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो कंपनी था, स्ट्रेटजी का रिस्क था, उन्होंने विंडो ने बहुत अच्छा बनाया, और विंडो ने बनाने के बाद क्या हुआ, तो इस आपकी जो चीजें थी वहां पर, लेकिन आपको लोगों ने उतना तो इस तो ये सेल्स से रिलेटेड रिस्क हुआ। अब आपका मैनेजमेंट रिलेटेड रिस्क, इसमें क्या होता है, लूजिंग द सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ड्यू टू चेंज इन द फोकस और चेंज इन पीपल। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट को लेकर के आपका जो कंपनी लीड है, सडन उनका अगर मैनेजमेंट लेवल पे कोई चेंज हो जाता है और दे हैव सम डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, देन इससे क्या होगा, आपके अपने प्रोडक्ट को लेकर के चेंज करना पड़ता है और आपकी स्ट्रेटजी काफी बदल जाती है। तो आप लोग बिजनेस रिलेटेड रिस्क एक अलग चीज होता है, जैसे जो कंपनी आपको गाइड कर रही है उसका, अगर मान लीजिए फेसबुक में आप काम कर रहे हैं, और अगर फेसबुक को अगर कोई दूसरी कंपनी परचेज कर लेती है, तो वो ऐसा चाहेगी कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने बाकी प्रोडक्ट के साथ सेम टाइप से रखे, तो उसमें आप उनके अंदर चेंजेस ला देते हैं। तो ये अभी आपका एक रिस्क होता है कि जो आपके हेड हैं, प्रोजेक्ट लीड है, वो चेंज कर जाए कंपनी को, कोई दूसरा प्रोजेक्ट लीड आ जाए, तो वो हो सकता है उसका डिफरेंट ओपिनियन हो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में। तो वो कुछ चेंजेस अगर थोड़े से भी चेंज करेगा, तो वो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट में काफी हो जाएगा इसकी वजह से। और बजट रिस्क, तो आपका जो आपका मान लीजिए फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर उसने बोला कि हम अपने कॉस्ट को, पहले उसने एक्सपेक्टेशन दिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, दे सेड दैट दे कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इनटू द ऑन द प्रोजेक्ट, और वो अपने प्रोजेक्ट को कुछ बल को कुछ कम करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर, खासकर कि उस प्रोजेक्ट को लेकर के कितना फंड आ रहा है, who is leading the company, and what are the final decision would be taken by the client. If you have designed a completely successful product and if the client is not accepting or approving it, then successfully accepting or approving it, then it will be of no use. और sudden market में अगर कोई इससे better software available है, तो compliant के पास always there is always option for a client to opt for another one. तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपके साथ कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड आपके एक और प्रॉब्लम है। अब नॉन, इसके अलावा बात होता है टाइप्स ऑफ में नॉन रिस्क। तो इसमें आपका है दोज दैट कैन बी uncovered after careful evaluation of the project plan, the business and the technical environment in which the project is being developed. तो आप लोग इस आप इन्फॉर्मेशन वो से देखते हैं कि जो अगर आपने किसी ने डील साइन कर ली, और शुरू में डील साइन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से आपको टाइम उसमें सफिशिएंट नहीं दिया गया है, और आपको पूरी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, आप लोग को इन्वायरमेंट को पूरा एनालिसिस नहीं किया गया था जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस बनी थी, या सारे सिचुएशंस जो आपकी पॉसिबल सिचुएशंस थी उनको एनालाइज नहीं किया गया है, तो अगर आपको ऐसी कोई चीज पता चलती है अपने प्रोजेक्ट के बीच में, तो वो आपके लिए कहा जाएगा नॉन रिस्क। और इसी तरह आपकी होती है प्रेडिक्टेबल रिस्क, क्या होती है कि रिस्क दैट आर एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस।
तो आपके पास अगर कंपनी नॉर्मली एक डोमेन में काम करती है और वो जो प्रोजेक्ट लेती है उस तरह के पहले प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुकी होती है, तो अगर कंपनी के पास पहले का एक्सपीरियंस होता है तो उसको आइडिया होता है इस चीजों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कि कभी कभी ऐसा होता है टीम के कुछ लोग कम हो जाते हैं, कुछ लीव पे होंगे या स्विच कर जाएंगे, या कुछ कंपनी के लोगों में पर्सनल कुछ इश्यूज हैं आ जाते हैं कि लोगों में पसंद बनता नहीं है, और कुछ लोग काम करने वाले नहीं हैं, कुछ लोग उतने प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो ये सारी चीजें लोग को मालूम होगी कि आप हर आदमी को परफेक्ट काम करता हुआ सोचें कि हर आदमी अपने काम को परफेक्टली कर रहा है, कुछ लोग के पास नॉलेज नहीं है, लैग कर रहे हैं, आपको करना उसी टीम के साथ है। तो अगर आप इन सब फैक्टर को इग्नोर करेंगे और आपको अगर पहले से उस कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको उस कंपनी के काम करने लोगों को आप जानते हैं, उस कंपनी के पैटर्न को जानते हैं, और क्या प्रॉब्लम आती है आप ये जानते हैं, तो आपका जो एस्टिमेट होगा अलग होगा। अब जैसे किसी को अगर बड़े कोई फंक्शन करता है तो उसको एक्सपीरियंस हो 3-4 फंक्शन का, तो वो ज्यादा अच्छा एस्टिमेट बता सकता है कितने लोगों का आना जाना, अमाउंट, ये सारी चीजें, बजाय एक नए इंसान के। तो ये चीजें होती हैं प्रेडिक्टेबल रिस्क। अब अनप्रेडिक्टेबल में होगा कुछ चीजें जो आपको अनएक्सपेक्टेडली आ जाएं, जो बिल्कुल भी सोच ना पाए हो आप, तो वो तो एक अलग ही चीज हो गई। अब रिस्क के बाद हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि हर कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी बोल रहा हूँ उसके अंदर आप लोग का प्रेडिक्टेबल नॉन प्रेडिक्टेबल सब में दो तरह की कैटेगरी रिस्क हैं, एक जेनरिक और एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक। जेनरिक मतलब जो जनरल, आपके कोई भी वो जो प्रॉब्लम्स जो किसी में भी हो सकती हैं, मान लीजिए पोटेंशियल थ्रेट टू एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जैसे टाइम से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, या आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये सब थ्रेट्स तो होते ही होते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जेनरिक मतलब जनरल, और आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क मतलब जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर हम लोग बहुत सी चीजें हैं कि एक और चीज देखेंगे कि हम लोग अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क कंपोनेंट्स जो हम लोग जो होता है रिस्क के कंपोनेंट्स में, एक टर्म्स बोला था मैंने, क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, टाइप आपने पढ़ा कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आपके हैं परफॉर्मेंस, कॉस्ट, शेड्यूल, सपोर्ट। अगर आपका जो मान लीजिए परफॉर्मेंस है उसका कैसा है, अगर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोडक्ट विल मीट द रिक्वायरमेंट, आपने सोचा था 10,000 लोग के लिए बनाने के लिए, कंपनी ने अचानक से उसमें 20,000 लोग डाल दिए, तो ये एक रिलेटेड है कि अगर हमारा कस्टमर बेस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस रिलेटेड रिस्क है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट विल गेट डाउन। तो इसमें आपका एक परफॉर्मेंस रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, कॉस्ट रिलेटेड हो सकता है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका क्या हो जाए, बढ़ता चला जाए, शेड्यूल आपका चेंज हो जाए, एंड सपोर्ट। तो इसमें क्या हो सकता है, और आपका सॉफ्टवेयर जिन इन्वायरमेंट में चल रहा है, हो सकता है आप जिन चीजों को लेके चल रहे हैं, हो सकता है वही जिस इन्वायरमेंट में आप उसको इंस्टॉल करेंगे बनाएंगे जिनके साथ में, वही चेंज हो जाए। तो ये भी अनसर्टेनिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोग नए पे स्विच कर जाएं या नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, कंपाइलर, तो ये सब चेंजेस आपके साथ होंगे कंपोनेंट्स रिलेटेड रिस्क। अब रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एस्टिमेशन, तो इसमें आप लोग का क्या है कि इसमें मैं तो नहीं बोलूंगा, एस्टिमेशन में आपका रिस्क टेबल, तो हम लोग हर रिस्क को जब बनाते हैं तो इसको हम लोग एक रिस्क की टेबल बनाते हैं कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो किस कैटेगरी का रिस्क है, और इसके बाद उसमें हर आइटम को बनाने के बाद हम लोग उसका कितना इम्पैक्ट कितने चीजों पे आता है, तो एक रिस्क टेबल आपको दिखाऊंगा। ऐसे देखिए रिस्क टेबल होता है, तो हम लोग जो भी पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उन रिस्क को लेकर के हम लोग अपनी एक टेबल बनाते हैं और अपने सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस कैटेगरी का रिस्क है। तो कुछ आपके क्रिटिकल रिस्क होंगे, जैसे इसमें लिखा है कैटेगरी में इम्पैक्ट वैल्यू भी लिखी हुई है, तो इम्पैक्ट वैल्यू जो ज्यादा क्रिटिकल होंगे, तो सबसे ज्यादा क्रिटिक सबसे वाले कैटेस्ट्रॉफिक मतलब वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होंगे। दूसरा क्रिटिकल है, फिर मार्जिनल, देन नेग्लिजिबल। तो हम उसकी प्रायोरिटी इम्पैक्ट सेट कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है उस सॉफ्टवेयर के साथ में, तो इसी बेस पे रेटिंग दी जाती है कि ये सॉफ्टवेयर इतना सिक्योर्ड है, उसका रिस्क एनालिसिस करके। तो आप लोग इसमें देखिए बहुत सारे इसके साइज एस्टिमेट में भी सिग्निफिकेंटली लो, लार्जर नंबर ऑफ यूजर देन प्लान, अगर यूजर बढ़ते हैं, लेट लेस रीयूज देन प्लान, एंड यूजर रेजिस्ट सिस्टम, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। कस्टमर विल चेंज रिक्वायरमेंट, फंडिंग विल लॉस्ट, टेक्नोलॉजी विल नॉट मीट, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन टूल्स, स्टाफ एंड एक्सपीरियंस, ये सारे पॉसिबल रिस्क किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में हो सकते हैं, और उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें से जैसे फंडिंग चली जाए, या आपकी टेक्नोलॉजी आपकी विल नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, या टेक्नोलॉजी में ही प्रॉब्लम आ जाए, तो ये आपके लिए कैटेस्ट्रॉफिक है। लेकिन क्रिटिकल क्या है आपके लिए, क्रिटिकल जब आपके पास
उसमें आपके पास आप सोच रहे थे कई कंपोनेंट रीयूज करेंगे, लेकिन आप उतना रीयूज नहीं कर पा रहे, मतलब आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो आपका शेड्यूल में अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। और आपकी डिलीवरी डेडलाइन बहुत टाइट है, ये भी एक बड़ा रिस्क है। इसके बाद आपका साइज जो भी है बहुत छोटा एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन वो बहुत बड़ा निकल जाए उसके साइज से, बनाने में उसको बहुत ज्यादा कोडिंग लगने लगे। स्टाफ का टर्नओवर विल स्टाफ अनएक्सपीरियंस्ड हो जाए, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग एक रिस्क टेबल बनाते हैं। और रिस्क का इम्पैक्ट होता है नेग्लिजिबल, मार्जिनल, क्रिटिकल, कैटास्ट्रोफिक, ये भी मैंने आपको बताया। और ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग अगर रिस्क एक्सपोजर कहते हैं, कितना रिस्क एसोसिएट होता है, तो आर रिस्क एक्सपोजर हम लोग कैलकुलेट करते हैं पी क्रॉस सी से। तो सी पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस फॉर ईच रिस्क एंड सी इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हेन रिस्क अकर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके होने की और उसका कॉस्ट कितना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिस्क एक्सपोजर मिलता है। तो हर प्रॉब्लम के लिए रिस्क एक्सपोजर निकालेंगे और हम लोग पता करेंगे उससे कितना प्रॉब्लम हम लोग कॉस्ट हम लोग को पे करनी पड़ेगी उस रिस्क के होने पे। तो हम लोग इसको निकालेंगे और रिस्क को हम फिर रिफाइन करेंगे। और ये हो जाता है। रिस्क को हम लोग ठीक करने के 3 तरीके हैं: रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मिटिगेशन मतलब रिस्क को हम लोग शांत खत्म करना। तो इसके बेस पे अगर सॉफ्टवेयर टीम प्रोएक्टिव अप्रोच लेती है तो वो प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकती है। तो रिस्क को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, हर पॉसिबल रिस्क को, कि क्या हमारे पैरामीटर्स हैं, क्या होना चाहिए। अगर रिस्क में चेंजेस आ रहे हैं तो हम उनमें चेंजेस को मॉनिटर करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग रिस्क अवॉइडेंस के स्टेप पहले ही ले लेंगे। अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम अवॉइड कैसे करेंगे। आप लोग प्रोएक्टिव तब रहेंगे जब आपको मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करने के बाद ही आप लोग, तो मॉनिटर करने के बाद ही आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इतना ही है।